Good morning. Fine. What is sterilization? Sterilization is process by which an article or a surface or a medium is freed of all the living microorganism either in vegetative or spores. So spores और दूसरा वर्ड इसमें याद करने वाला है अपना लिविंग सर्फेसेस. सो लिविंग सर्फेसेस के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्स वाई जेड, वो स्पोर्स है, वेजिटेटिव फॉर्म है, सब मर जाएंगे. फाइन. और जो डिसइंफेक्शन है इट इज डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ सॉरी it is destruction or removal of pathogenic or organisms capable of giving rise to infections. इसमें spores नहीं include. Fine. Next is asepsis. Asepsis, it is a term used to indicate the prevention of infection, usually by inhibiting the growth of bacteria in a wound or a tissue. जब भी कोई wound या tissue में infection वगैरह होती है तो अगर उसको अपन clean करते हैं betadine वगैरह use करके, उसको asepsis बोल देते हैं. Antiseptics के हैं, these are the chemical disinfectants that are safely applied on a skin or mucous membrane to prevent infection by inhibiting the growth of bacteria. मतलब बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देना, उनको ये मार देगी. फाइन. अगर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कितनी देर सर्वाइव करेंगे? ज़्यादा नहीं ना. तो दैट इज व्हाट द रोल ऑफ एंटीसेप्टिक्स इज. नाउ अदर दो टर्म्स आपको पता लगेंगी, दैट इज स्टैटिक एजेंट एंड साइडल. साइडल मतलब मार देना, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करना. फाइन. उसके बाद अपन इसको फिजिकल मेथड को क्लासिफाई करते हैं ड्राइंग में. ड्राइंग में अपन को पता है हर एक की बॉडी में 50 to 60 70 to 80% वाटर होता है. फाइन. अगर अपन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से पानी रिमूव कर देंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे एंड देन दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. सेकेंड इज हीट. हीट में आपका आता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट में फ्लेमिंग इंसनरेशन आता है एंड मॉइस्ट हीट में एट बिलो 100 डिग्री, एट 100 डिग्री एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. वो आगे डिटेल्स में बताती हूँ. नेक्स्ट इज it is just to enumerate what is it. Like if you get a note on or write a short note on physical methods of sterilization, you just have to enumerate in a list. बच्चे बाहर निकाल दूं आपको? तो you just have to write in a tabulated form or in points. Drying, heat. Next is filtration, then radiation and ultrasonic vibrations. So first of all is drying. Drying में क्या है कि बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी में मॉइस्चर होता है, that because of moisture the bacteria is able to survive. अगर 70 to 80% पानी है, अपन किसी तरीके से ड्राई करके वो पानी रिमूव कर देता, बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू सर्वाइव. उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, खाना नहीं बना पाएगा, देन इट इज नॉट एबल टू सर्वाइव. फाइन. बट इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड बिकॉज इसमें स्पोर्स नहीं मरते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज हीट. हीट में आपको याद रखना है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है. फाइन. जो ड्राई हीट है इसमें डीनेचुरेशन होगी, कैरिंग ऑफ प्रोटीन्स होगी, ऑक्सीडेटिव डैमेज होएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी डीअरेंज हो जाएंगे. बट इन मॉइस्ट हीट डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है. मतलब ड्राई हीट में अगर आप उक्का सुक्का याद करना है तो वो याद कर लो कि वो डीनेचुरेशन है. एंड इफ इट इज कंबाइंड विद द कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन देन इट इज मॉइस्ट हीट. फाइन. सो ड्राई हीट में क्या क्या मेथड आएंगे? वन इज फ्लेमिंग. आप लोग बंसन बैक्टीरिया में जब मतलब हमें माइक्रो में जब भी काम करना होता है अपन एक बर्नर चलाते हैं, उसको बंसन बर्नर बोलते हैं. तो उसमें क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है. फ्लेम के 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू. फाइन. उसमें से कौन से फ्लेम में अपन काम करते हैं वो अलग से है. सो इट इज व्हाट के जितना लंबा एक्सपोजर दोगे. तो फ्लेमिंग में हम करते क्या है, आप स्ट्रेट वायर लूप्स वगैरह लेते हो, उसको स्टेराइल करते हो ना यूज करने से पहले, वो फ्लेमिंग के प्रिंसिपल से होंगे. आपने कोई टेस्ट ट्यूब है उसका अपर माउथ को स्टेराइल करना है, वो भी अपन फ्लेमिंग से करते हैं. फाइन. मतलब अपन ने बायोकेमिकल्स लगा रहे हो, लिक्विड पोर किया हुआ है अपने पास, अपन ने ग्रोथ उठाई, पेप्टॉन वाटर में ग्रोथ पास करी हुई थी, ग्रोथ लेनी है तो पहले उसको स्टेराइल करा उसके नोब को ताकि ऊपर कोई कंटेमिनेंट्स ना हो, फिर स्टेराइल जो लूप करी हुई थी वो बीच में लेके गए, लिक्विड उठा लिया. लाइकवाइज बायोकेमिकल्स लगाने हैं तो उनका पहले ऊपर से कॉटन स्वैब आप उतारोगे, देन उसको स्टेराइल करोगे फ्लेमिंग से एंड देन आप इनॉकुलेट करोगे. फाइन. फॉर शॉर्टर टर्म, ये मतलब ये शॉर्टर टर्म पीरियड के लिए भी यूज होगा एंड लॉन्गर में भी. लॉन्गर में आप क्या आ गया, अगर आपने लूप्स स्ट्रेट वायर स्टेराइल करनी है. शॉर्टर में क्या, अगर आपको माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स करनी है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन एंड एनीथिंग एल्स. सेकेंड इज इंसनरेशन. इंसनरेशन में क्या याद रखना है, इंसनरेटर होता है एक मशीन है, उसके 2 हाफ्स होते हैं, उसका 1 हाफ है, 2 पार्ट्स है उसके अंदर ही. फाइन. तो ये 870 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हैंडल कर लेता है. सो इसमें क्या हुआ कि बहुत हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया मर जाएंगे जो भी होंगे. फाइन. सो अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू ऐश, गैस एंड हीट.
नेक्स्ट इज हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कॉमनली यूज होता है, हमारे यहाँ भी है। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट। सो इसमें क्या है, आपको 10 नंबर का नोट भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन हॉट एयर ओवन। फाइन। तो एक क्या, एक डब्बा है चौरस सा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक हीटर लगा हुआ है, वो हीट करेगा, अपन को हीट चाहिए, हॉट एयर ओवन है तो हीट तो जनरेट होगी, तो हीट के लिए अंदर हीटर लगा हुआ है, अंदर एक फैन है। फैन क्या करेगा, वो हवा को सर्कुलेट कर देगा, हीट को प्रॉपरली सर्कुलेट कर देगा पूरे हॉट एयर ओवन में। एक थर्मोस्टेट है, वो टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, और जो हॉट एयर ओवन है उसका टेम्परेचर याद रखना है 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स करना है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो 1 घंटा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो आधा घंटा, ठीक है। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंदर शेल्फ बनी हुई है, इसके ऊपर अपन जो भी अपन को स्टेराइल करना है, ड्राई करके रखना है, गीला नहीं रखना। वॉश किया, उसको सुखा लिया, उसके बाद अब उसको इसके अंदर रखोगे। ये बाहर जो आपका स्क्वायर लगा हुआ है दैट इज थर्मोस्टेट, जिसके ऊपर आपको टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ऑल पता लग जाएंगी। सॉरी। सो यूजेस क्या है, ग्लासवेयर में अपन यूज करते हैं। सो अपन को ग्लासवेयर स्टेराइल करना है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करेंगे, केमिकल्स के लिए यूज करेंगे। फाइन। सो प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है, अवॉइड ओवरलोडिंग। मतलब जब अपने हॉट एयर ओवन में सामान रखा तो स्टैकिंग करते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 2 या 3 लेयर से ज्यादा स्टैक नहीं करना, क्योंकि अगर करोगे तो अच्छे से अंदर हीट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और प्रॉपर से स्टेराइल नहीं होगा। फाइन। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। स्टेरलाइजर शुड बी, जो भी मटेरियल अंदर रखना है वो ड्राई होना चाहिए। यार सॉरी मैम, क्लास ले रही हूँ एमबीबीएस की, ठीक है मैम। साइन। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई टेस्ट ट्यूब्स है वो स्टेराइल करनी है तो ऊपर कॉटन प्लग लगा दो। पेप कुछ बच्चे कौन बोल रहा है, ठीक है। पेपर रैप्स कर देना आइटम्स को। इन्फ्लेमेबल मटेरियल जैसे रबड़ वगैरह उसको अंदर नहीं रखना, वो पिघल जाएगी इतने हाई टेम्परेचर पे। फाइन। और जब भी हॉट एयर ओवन में से आपको सामान निकालना तो 2 घंटे के बाद, जैसे अभी मैंने ऑन करा 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे तक कर दिया, उसको 2 घंटे तक ठंडा होने दो उसके बाद, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली खोलोगे तो अंदर जो भी ग्लासवेयर है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल्स होते हैं, जब भी आप स्टेरलाइजेशन पढ़ोगे तो हर एक का एक कंट्रोल होएगा। इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में मतलब अपन कुछ बैक्टीरिया अंदर रख देते हैं, इतने हीट पे होता है, अगर वो बैक्टीरिया मर गया, अपन रखा उसके बाद अपन ने उसको सब कल्चर कर दिया कल्चर मीडिया प्लेट्स पे, अगर तो वो मर गया तो स्टेरलाइजेशन ठीक हुई, अगर वो ग्रो कर गया मतलब स्टेरलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट ओके। फाइन। फिजिकल कंट्रोल में जैसे आपका मैंने बताया थर्मोस्टेट लगा है, ऊपर टेम्परेचर वगैरह रिकॉर्ड हो जाएगा तो उससे फिजिकल कंट्रोल है। नेक्स्ट मूविंग टू बट द मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में क्या आएगा, एट 100, बिलो 100 एंड मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 हिस्सों में अपन ने डिवाइड किया हुआ है। सो बिलो 100 आपने पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पढ़ा हुआ है ना, मेथड, दूध को उबालते हैं बैक्टीरिया मर जाता है। सो इसमें 2 मेथड है, होल्डर मेथड है, उस पर 63 को 30 मिनट्स तक करते हैं, फ्लैश मेथड है। फाइन। इसमें माइकोबैक्टीरियम, ब्रूसेल्ला एंड साल्मोनेला वगैरह सब मर जाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या करते हैं, ऐसा डब्बा सा होता है उसमें पानी डालते हैं, तो जो भी मटेरियल होता है वैक्सीन वगैरह जिनको अपन ऑटोक्लेव नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इससे नहीं झेल सकते, तो अपन उनको टेस्ट ट्यूब्स में डाल के वाटर बाथ में रख देते हैं। और वाटर बाथ में पानी कितना होना चाहिए, जो भी चीज़ डालिए लिक्विड का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पानी डाल के आपने रख दिया तो उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 घंटे तक रखा। अगर तो वैक्सीन है, अगर सीरम है तो 56 पे रखा। देन नेक्स्ट इज इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन का मतलब क्या है, अपन ने 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी सामान है उसको हीट किया आधे घंटे के लिए 1 दिन, फिर नेक्स्ट डे दोबारा किया, फिर नेक्स्ट डे दोबारा किया। ऐसा क्यों किया, पहले दिन हीट किया तो जो भी नॉर्मल वेजिटेटिव फॉर्म्स है वो तो मर गई, बट स्पोर्स नहीं मरे, तो स्पोर्स अगले दिन तक फ्लोरिश करके बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो नेक्स्ट डे फिर करा तो बैक्टीरिया फिर मर गए, जो बच्चे कुछ स्पोर थे फॉर 3rd डे कर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे, तो अल्टीमेटली सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फाइन। सो इंस्पिसेटर का प्रिंसिपल मैंने बता दिया। यूज किस लिए होता है, सीरम बेस्ड मीडिया, एलएसएस मीडिया बनाना हो तब, एग बेस्ड मीडिया मतलब जो आप एलजे मीडिया बनाते हो जिसमें अंडा डलता है या जिसमें सीरम डलता है जिसको आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उसके लिए अपन इंस्पिसेटर यूज करते हैं। सो एट 100 में अपना आया बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। 15 मिनट तक अपन पानी को हीट करते हैं तो सब कुछ मर जाता है, स्पोर्स नहीं मरते। दूसरा है स्टीम।
स्टीम के इंस्ट्रूमेंट का जैसे नाम पूछ सकता कोई, इसको बोलते हैं कॉच या अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर है। स्टीम का आपको पता है 100 डिग्री पे बनेगा, बहुत ज़्यादा हीट होती है उसमें, जो भी बैक्टीरिया वो सारे मर जाएंगे। तो स्टीम जो है 90 मिनट्स तक अपन करते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म्स मर जाएंगे, थर्मोफाइल्स और स्पोर्स नहीं मरेंगे। ये स्टीमर है, इसमें नीचे हीट का सोर है, अंदर पानी डाला, आर्टिकल्स डाल दिए, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। स्टीम बनेगी, वो ऊपर ऊपर रहेगी, तो उससे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। नेक्स्ट इज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन का भी प्रिंसिपल इंस्पीसेशन वाला ही है, आज हीट करा, कल हीट करा, परसों हीट करा, बस इसमें टेम्परेचर 100 है, उसमें 85 to 90 था। ठीक है, ये स्टरलाइजेशन ऑफ जेलेटिन, एग्स एंड सीरम के लिए यूज होगा। देन इट्स ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव पे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ऑटोक्लेव इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल के मॉइस्ट हीट है, सो डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इसका प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कुकर पता है ना, अंदर सामान डाला, जब इतना प्रेशर हो जाता है वो सीटी मार देता है, तो चीज जो भी अंदर होती है वो बन जाती है। बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें पानी डाला, हीट करा, वेपर्स बन गए। जब वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, फाइन, तो अंदर अपन ने एक वॉल्व लगाते हैं, सेफ्टी वॉल्व, वो बजेगा जैसे कुकर की सीटी बजती है, तो वो बजेगा। जब वो बज गया तो अपन नीचे क्या करते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर जो क्लोज वॉल में बढ़, सो अल्टीमेटली क्या है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो आपको पता है ना, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वाला टेम्परेचर वाला फंडा। तो जैसे जैसे हीट करेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। सो बच्चे कौन बोल रहा है, ज्यादा मस्करी चढ़ी है तो बाहर निकल जाओ। मैं पहले बोल रही हूं कि बहुत लंबा है, अभी तो मैंने शुरू की है, इससे डबल पड़ा है। सुन लो ध्यान से, टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक दिन का होना नहीं चाहिए था, अब पता नहीं क्यों सिलेबस में 1 डे डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक नहीं है ये, आज तक हमें भी पूछते हैं। तो आप किस खेत की मूली हो, सुन लो आराम से। सो प्रेशर चैम्बर अंदर है, वो क्या लार्ज सिलेंडर सा होता है, सो जिसमें ये मशीन, मतलब जो ऑटोक्लेव जब देखोगे या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होता है। तो अंदर बाहर गन मेटल का बना हुआ है, अंदर एक शेल्फ की लगी, नीचे अपन पानी डाल देते हैं, सामान जो रखना रख दिया, ऊपर से ढक्कन बंद किया, 3-4 वॉल्स हैं, अच्छे से ढक्कन बंद कर दो। ढक्कन खुला रहेगा तो पटाखा फूट जाएगा इसका। इट इज़ वेरी डेंजरस, अगर किसी कारण कोई मिसहैप होता है तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है। हमारे वहाँ तो हो चुका है, एक आंटी यहाँ खड़ी थी, वहाँ फटा, वो 3रे फ्लोर तक जाके गिरी है, इतना इतना हाई प्रेशर था, एंड बच गई, गॉड नोज। तो ऑटोक्लेव के मामले में कोई पंगा नहीं लेना। सामान डाला आपने, ठीक है, तो नीचे एक जेट लगी होती है, तो वो पहले उसको खुला रखते हैं, मतलब खुली होती है ऑलरेडी। तो जब अपन उसको क्या करेंगे, जब ऑन कर दिया तो अंदर से हवा जो भी होगी वो एस्केप करने की कोशिश करेगी। अपन ने नीचे पानी रखा हुआ है ट्रेल, जब हवा होगी तो सूसू की आवाज आएगी ना, पानी में जब गिरेगी, जब वो आवाज आनी बंद होगी तो नीचे वाला टैप बंद कर दी, ठीक है। तो अंदर टैप बंद कर दिया तो अंदर सिर्फ क्या रह गया, वाटर रह गया, एयर निकल गई है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हीट करेंगे, 121 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा, बाहर का अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बंद बराबर हो गया तो सेफ्टी वाल्व बन जाएगा। उसके बाद उसको बंद कर दो, फिर 15 मिनट काउंट करते हैं, या उसके बाद ये कह लो कि होल्डर टाइम, मतलब अपना होल्डिंग टाइम स्टार्ट होता है, उसके बाद वो 15 मिनट तक वैसे ही रहता है, उसके बाद वो बंद कर दो उसको, फिर उसको ठंडा होने दो। जब खोलना है वैसे ही जो आपकी नीचे वाली टैप है उसको धीरे से खोलो, थोड़ा सा हवा अंदर जाएगी, अंदर चली गई, फिर उसके बाद ऊपर वाला ढक्कन खोल दो। अगर हवा अंदर नहीं गई, सीधा खोल दिया तो ब्लास्ट होगा। आइटम बॉम्ब जितना प्रेशर होता है ना उतना ही पटाखा बजेगा, फिर कुछ नहीं बचना किसी का। So lid should be fastened with the screw clamps and rendered airtight by asbestos washer है। उसमें एक डिस्चार्ज टैप है जिसमें एयर एंड स्टीम का मिक्सचर है, तो प्रेशर गाज होता है और सेफ्टी वॉल्व होएगा जो सारा मेंटेन करेगा। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो साइड पे आपका स्क्वायर सा बना हुआ है, तो ये थर्मोस्टेट की तरह, इसके ऊपर आपको टेम्परेचर प्रेशर की रीडिंग आ जाएगी। ये जो गोल वॉच जैसा दिख रहा है ये आपका सेफ्टी वॉल्व है। ये ऊपर जो उसके सारे अपेंडेजेस हैं जिससे वो बंद करोगे, तो ये साइड पे आपकी आउटलेट है जो पानी के लिए होगी। ये वर्टिकल वाला है, फाइन। जो हॉरिजॉन्टल वाला यूज होता है वो मेनली बायोमेडिकल वेस्ट में यूज होता है। यहाँ पे अपन माइक्रो में यूज करते हैं, वो वर्टिकल है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक रखेंगे 15 पाउंड प्रेशर पे, या 126 पे 10 मिनट रखेंगे 20 पे, या 133 पे 3 मिनट्स या 30 पाउंड प्रेशर होएगा। सो इसको यूज कहाँ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए, कल्चर मीडिया के लिए, प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए, पिपेट्स के लिए, ये सब के लिए यूज करते हैं। वाटरप्रूफ मटेरियल जो है उनके लिए नहीं यूज होगा, क्योंकि मॉइस्ट हीट है, मॉइस्चर ही है, बेसिकली स्टीम है, तो अगर पानी जा ही नहीं सकता अंदर तो उसको स्टेराइल कैसे करेगा। सो ऑयल, जेलेटिन वगैरह के लिए नहीं यूज करेंगे।
जो हाई टेम्परेचर नहीं झेल सकते उनके लिए अपन नहीं करेंगे, ओवरफिल नहीं करेंगे। सामान जब रखा है तो वो ऐसे ना हो कि दीवार को टच करे, प्रॉपर अंदर बना है तो वहीं रखना है, ओवर स्टैकिंग नहीं करनी है इसकी, ठीक है। पॉलीथाइलिन ट्रेस वगैरह नहीं यूज करनी है। सो 3 तरह का है, ग्रेविटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। ग्रेविटी वाला है जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, जो अपन यूज करते हैं। इसके कंट्रोल्स हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में जियोबैसिलस आता है, केमिकल कंट्रोल में टेप्स आती हैं, फिजिकल में ऊपर इक्विपमेंट का प्रेशर टेम्परेचर जो डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता ही है, जैसे अपन पुराने जमाने में पानी पीते थे वो फिल्टर करके पीते थे, सैंड वाला था। बच्चे बाहर जाना है आपको, भेजूं? जो पुराने जमाने में पानी पीते थे उसमें क्या होता था, आप एक्चुअली में भी पढ़ाते होंगे, बड़े वाले होते हैं, स्टोन पड़े उसके ऊपर छोटे स्टोन करके फिल्टर करके पानी अल्टीमेटली आता है। दैट इज व्हाट इज अ फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक पानी के लिए भी यूज होता है, हवा के लिए भी यूज होता है, तो ये सब के लिए। जैसे अपने हॉस्पिटल्स में ओटीज में हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, फाइन, अल्फा फिल्टर्स लगे होते हैं, ये सारे फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल है उनका। सो 2 तरह के फिल्टर्स है, डेप्थ फिल्टर है। डेप्थ फिल्टर में क्या है, जो आपको मैंने बताया, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं अपन, तो डेप्थ फिल्टर्स आ गए। देन इसमें वो रैंडम मेटेलिक या पॉलीमेरिक इनऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। बेनिफिट क्या है इसमें, फ्लो हाई होता है, लो कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, कुछ पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं बीच में से, फाइन। तो एग्जाम्पल कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टॉस फिल्टर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट होता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स में सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट वगैरह के बने होते हैं। सो मेम्ब्रेन फिल्टर का सिंपल सा फंडा है, 0.22 माइक्रोमीटर से जो जिनका साइज छोटा होएगा पास हो जाएंगे, बड़े वाले ऊपर रह जाएंगे। तो इससे अपन सेपरेट कर देंगे मटेरियल को, जो भी आपको सेपरेट करना है, फाइन। उसके बाद लिक्विड को फिल्टर करने के लिए, लिक्विड कौन सा जिसको फिल्टर करेंगे, बेसिकली जो अपनी शुगर्स हैं, वैक्सीन्स हैं, जिनको अपन ऑटोक्लेव वगैरह नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएगा सारा, तो अपन उसको फिल्टर कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन, और टॉक्सिन्स को सेपरेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया को, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है, जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख सकते हैं, तो उनको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एयर के लिए हैपा फिल्टर एंड अल्फा फिल्टर। हैपा होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 99.97% पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं और पोर साइज 0.3 है। और अल्फा में क्या, अल्ट्रा हाई, इसमें 99.9% हो जाते हैं और साइज कितना, 0.12 से ऊपर साइज है वो रिमूव हो जाएगा, और उसमें 0.3 माइक्रोमीटर, फाइन। तो इसमें स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए भिवंडी, बनासन, सरेशिया। यार देखो, स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हो उसमें आप बैक्टीरिया भी रख दो, अगर तो वो सर्वाइव कर गए तो अपना प्रोसेस ढंग से नहीं हुआ, अगर वो मर गए तो मतलब अपना काम ठीक ठाक से हो गया। तो ऑटोक्लेव के लिए अपन ना पता क्या करते हैं, मैं बताना भूल गई, तो उसमें मैंने जस्ट गो थ्रू कर दिया। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं अपन, ऑटोक्लेव की ना टेप्स लगा देते हैं, एक ढक्कन पे अंदर लगा दी, एक साइड पे लगा दी, एक मटेरियल के बीच में लगा दी। वो क्यों, क्योंकि अगर अच्छे से स्टरलाइजेशन होएगी, प्रोसेस ठीक ढंग से हुआ है, तो वो पेनिट्रेट करेगी तो उसका कलर बदल जाएगा, तो अपन को ये भी पता लग जाएगा कि स्टीमिंग प्रॉपरली हो रही है अंदर कि नहीं हो रही है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज योर रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में आपको पता ही है, गामा रेज आ जाएंगी, अल्फा रेज आ जाएंगी और कॉस्मिक। और जो इसमें क्या होता है, ये डीएनए को तोड़फोड़ कर देंगी, फाइन। तो आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन कोल्ड स्टरलाइजेशन। कोल्ड स्टरलाइजेशन में क्या आएगा, आपकी रेडिएशंस आएंगी जिनको अपन हाई टेम्परेचर नहीं यूज हो रहा। कोल्ड का मतलब क्या है, ठंडा है ना, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, तो उसकी एग्जाम्पल आयनाइजिंग रेडिएशंस है, फाइन। तो डीएनए को तोड़फोड़ कर देंगे, एक्सीलेंट एजेंट है, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, एंडोस्पोर्स वेजिटेटिव वायरस तक मिल जाते हैं। सो यूजेस क्या, अपन इसको प्लास्टिक्स वगैरह को स्टेराइल करने के लिए यूज करते हैं, कैटगट फ्यूचर्स के लिए। इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर है, रैपिड एक्शन है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और स्टरलाइजेशन कंट्रोल में बेसिलस है। उसके बाद नॉन आयनाइजिंग, मतलब आयंस नहीं बनेंगे, बट ये दे आर लीथल, हाई एनर्जी होती है, 250 to 300 नैनोमीटर्स तक वेवलेंथ अपन सप्लाई करते हैं आधे घंटे के लिए। ये ओटी का सरफेस वगैरह क्लीन करना हो, लैमिनर फ्लो को क्लीन करना हो, तो वहाँ अपन ये यूज करते हैं। बट जो यूवी रेडिएशन है वो स्किन बर्न्स और आई डैमेज कर सकते हैं, तो भी ध्यान से काम करो, फाइन। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। जैसे यूवी फिल्टर्स जो है ना, यूवी वाला ये टेक्निक अपने माइक्रो में भी यूज करते हैं। अपन कहाँ करते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं अपने, तो उसको यूज करने से पहले अपन उसको क्लीन करके ढक्कन बंद कर देते हैं, यूवी चलाते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। और यूज दोबारा करना है तो थोड़ा सा ढक्कन उठा दो, बंद कर दिया था ना, उसको बंद करने के बाद थोड़ा ढक्कन उठा दो, ताकि जो भी अंदर थोड़ा यूवी है वो बाहर निकल जाए, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, फाइन।
सो नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक और सोनिक साउंड्स हैं जो बैक्टीरियल सेल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, बट नॉट अ रिलायबल नाउ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल मेथड्स हो गया अपना। अब केमिकल्स, केमिकल्स का क्या मतलब, कुछ केमिकल एजेंट्स यूज करेंगे अपन स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के लिए। जो बेसिकली आपका फिजिकल मेथड्स है ना वो आपके आ जाते हैं स्टरलाइजेशन में, और जो आपके केमिकल्स हैं वो डिसइंफेक्शन में आ जाते हैं बेसिकली। फाइन। सो केमिकल एजेंट क्या होगा, इसकी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए, हाई ऑर्गेनिक मैटर के भी प्रेजेंट में काम करना चाहिए, हाई पेनिट्रेशन पावर है, क्विक एक्शन होना चाहिए, कोरोजन ना करे, स्टेबल हो। फाइन। ये आपको कुछ फैक्टर्स हैं वो याद कर लीजिएगा। इसको क्या हो गया, लोकल इरिटेशन नहीं करना चाहिए, नॉन टॉक्सिक हो, सेफ हो, इजी टू यूज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन क्या है, टाइम क्या है, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। अब आपके जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो हाई लेवल, मतलब इसको अपन डिवाइड कर देते हैं आप आगे। तो डिसइंफेक्टेंट्स को अपन 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड लो लेवल। जो हाई लेवल होते हैं वो स्टरलाइजेशन के इक्विवेलेंट होते हैं, इसमें अपन सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप्स वगैरह को करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में स्पोर्स नहीं मरते, उसमें अपन लेरेंगोस्कोप, एंडोस्कोप्स के लिए यूज करेंगे। और लो लेवल में जो पेशेंट के कंटैक्ट में आते हैं, जैसे आप ईसीजी रोड्स पेशेंट को लगा रहे हो, स्टेथो यूज कर रहे हो, तो उसको लो लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। सो उसके बाद अपन इनको 3 हिस्सों में आगे भी डिवाइड, जैसे हाई लेवल मैंने बोला तो वो क्रिटिकल वाली कैटेगरी में आ जाता है। फाइन। क्रिटिकल कैटेगरी में आया तो कौन सा, वो जो बॉडी के अंदर चले गए अपन, जैसे टिश्यूज है, वेस्कुलर टिश्यूज है, ब्लड फ्लो है, तो वो सब के लिए। जो इंटरमीडिएट लेवल है वो सेमी क्रिटिकल में आता है, जिसके आप म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नॉन टच स्किन, मतलब एंडोस्कोप्स वगैरह आ गए। और लो लेवल में जैसे आपका स्टेथोस्कोप, बीपी कफ आप यूज कर रहे हो, ईसीजी की आप लीड्स लगा रहे हो, वो नॉन क्रिटिकल में आ जाता है। अब एल्कोहल्स है, एल्कोहल क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डीनेचर करेंगे, लिपिड्स को डिसॉल्व करते हैं, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये बैक्टीरिसाइडल है, फंजीसाइडल है, बट नॉट इफेक्टिव ऑन स्पोर्स में इफेक्टिव नहीं है, एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल वगैरह है। फाइन। उसके बाद एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, तो अमाइनो ग्रुप के कारण ही ये सारा एक्टिव एजेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट कॉमन अपन यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जहां भी कुछ भी यूज करना हो, क्लीनिंग हो करना हो, अपन 10% फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं। सो इट इज यूज फॉर टिश्यू प्रिजर्व, हिस्टोपैथ में एनाटमी में पढ़ा था ना, फॉर्मेलिन यूज होती है, तो पहला रोल वो ये आ गया। अपन वैक्सीन को स्टेराइल करना है, टॉक्सॉइड बनाना है वैक्सीन से, या बैक्टीरियल कल्चर्स को किसी को मारना करना है, तो उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड का रोल आ जाएगा। फाइन। ग्लूटाराल्डिहाइड आप यूज करते हो सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप जो आप यूज करते हो उसको स्टेराइल करने के लिए। और ग्लूटाराल्डिहाइड इज वेरी इफेक्टिव अगेन टीबी बैसिली, टीबी बैसिली मर जाते हैं इससे। फाइन। फंजाई भी और कुछ वायरसेस भी। फिर डाइज आती है, डाइज में आप एनालिन डाई और एक्रिडिन डाई होती है। जो आपकी एनालिन डाई है उसकी एग्जाम्पल याद कर लेना, ब्रिलियंट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन वगैरह है। ये स्किन एंटीसेप्टिक्स में यूज करेंगे एंड मोस्ट कॉमन इनका रोल ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट आता है। फिर एक्रिडिन डाइज है, इसकी एग्जाम्पल है प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन वगैरह, ये डीएनए को इम्पेयर करेंगे एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट इज फिनोल्स। सबसे पहले लिस्टर साइंटिस्ट था, उसने फिनोल्स डिस्कवर करे थे, जो इसने सर्जरी के लिए यूज करे थे। ये डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को एंड सेल कंटेंट्स एंड सेल लाइसिस कर देते हैं। सो दे हैव अ बेसिकली बैक्टीरिसाइडल रोल है। इसकी एग्जांपल्स है क्रीसोल, क्लोरहेक्सिडिन, जो आप सेवलोन वगैरह यूज करते हो, डिटोल यूज करते हो, तो जाइलिनॉल वगैरह होता है या क्लोरहेक्सिडिन होता है, दे आर ऑल फिनोल्स। फाइन। ये अपन डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर्स वगैरह, एक्सक्रीटा या प्री ऑप से पहले अपन जो भी पेशेंट को क्लीनिंग वगैरह करनी है उसमें यूज हो जाते हैं। फिर क्रीसोल्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर सॉल्यूशन ऑफ क्रीसोल इन सोप, ग्लासवेयर वगैरह के लिए यूज करते हैं। क्लोरहेक्सिनॉल है, ये डिटोल में आ गया। नेक्स्ट इज हेलोजन्स। हेलोजन्स पता है ना क्या होते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह। तो उसमें से अपन जो मोस्ट कॉमन आयोडीन आप यूज करते हो, बीटाडीन नहीं लगाते हो, उस सब में आयोडीन होती है, दैट इज बैक्टीरिसाइडल एंड स्पोरिसाइडल। आयोडोफोर्स बन जाते हैं जब भी आयोडीन आप लगाते हो इस फॉर्म में, तो आयोडोफोर्स आर बेसिकली एक्टिव एजेंट जिनका रोल है। नेक्स्ट इज क्लोराइड। क्लोराइड में हाइपोक्लोराइड जो आप पोचा लगाते हैं जिसपे हॉस्पिटल से लगता है, दे आर ऑल हेलोजन्स। सो हेलोजन्स का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। जो HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स वगैरह के लिए भी अपन यूज कर लेते हैं इसको। बैक्टीरिसाइडल, फंजीसाइडल सब कुछ है। ब्लीचिंग पाउडर में भी हेलोजन्स होते हैं। देन गैसेस। आजकल ये नया फंडा है, ETO यूज होता है, जो आप सिरिंजेस लेके आते हो ना मार्केट से,
पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना होता है, सिरिंजेस होती हैं, तो जब ये सिरिंजेस बनती हैं तो इनको पैकेजिंग से पहले ETO से ट्रीट करते हैं, फाइन। फिर उसके बाद उसको पैकेट में डाल देते हैं। जैसे एग्जाम में आपकी बच्चे बस कर जाओ, आपके एग्जाम में वहाँ ट्रे पड़ी होगी, एग्जाम भाई मैम वहाँ पे सिरिंज हो सकती है, तो एग्जामिनर बोल सकता है कि सिरिंज उठाने को ये क्या है, आप उठाओगे, उसके बाद पूछेगा स्टरलाइजेशन का क्या मेथड है, दैट इज ETO, इथिलीन ऑक्साइड। ये आपको क्वेश्चन आता है, सो दैट्स व्हाई एलैबोरेटेड। सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10.7 है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, हाई पेनिट्रेशन पावर है। सो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारता है, उसका DNA खराब कर देता है, ये अल्कलाइज करके उसके सारे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी सब कुछ बाहर निकल जाएगा, फाइन। एंड हाईली इन्फ्लेमेबल है। एक्सप्लोजिव फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन 3% तक आ गई, इनर्ट गैस है। देन इसको अपन कमर्शियली यूज करते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस जो मैंने आपको बताया, एंड इट हैज अ हाई पेनिट्रेशन पावर। देन इट इज अनसुटेबल फॉर फ्यूमिगेशन के टाइम पे अपन नहीं यूज करते क्योंकि इट इज एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो फॉर्मेलिन के आपके पोचे वगैरह हो गए, एक आप ओटी को डिसइंफेक्ट पहले करते थे, आजकल तो चलो नई टेक्निक्स आ गई हैं। पुराने जमाने में यही करते थे कि KMNO4 लिया, उसमें फॉर्मेलिन डाल के ओटी के 4 कोनों में रख देते थे और ओटी को पूरा सील कर देते थे, कहीं से भी हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, टेप वगैरह लगा के एयर टाइट करके फिर उसको बंद कर देते थे ओटी, एंड 2 दिन तक बंद रहता था। उसके बाद अंदर जाने से पहले थोड़ी सी अमोनिया अंदर डालते थे क्योंकि फॉर्मेलिन नहीं तो चढ़ जाएगी, आपको एनाटॉमी में आपको पता ही है, एक्सपोजर तो हो ही गया होगा सबका। तो अंदर जाने से पहले हम पहले अमोनिया अंदर डालते हैं ताकि जो भी फॉर्मेलिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एंड आफ्टर दैट यू कैन एंटर इन ओटी एंड परफॉर्म योर वर्क, फाइन। बट इट इज नॉट प्रेफर्ड दीज डेज। देन इज बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन। ये क्या है, कीटैन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है। इसकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी लो है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है। इसकी एग्जांपल है सीट्रामाइडोसिटाविलॉन में होता है। देन कुछ हैवी मेटल्स भी आते हैं। हैवी मेटल्स जैसे आप मरकरी वगैरह पढ़ते हो ना, तो उन सब का भी कुछ का कॉपर है, वो फिर फंजीसाइड की तरह एक्ट करते हैं। थायोमर्सल आपने यूज सुना होगा, बहुत सारी वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए अपन बीच में थायोमर्सल डालते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करवाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है, ठीक है। तो सो नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। ये नई ब्रांच है जो नया इमर्जिंग है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सो प्लाज्मा क्या होती है, 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, 3 स्टेट ऑफ मैटर्स तो हैं, 4थी स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। इसमें क्या है कि अपन प्लाज्मा टॉर्च जलाते हैं, आयंस बन जाते हैं, 4थी स्टेज मैटर चला जाता है, उसमें इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि अंदर जो सामान रखोगे सब स्टेराइल हो जाएगा, फाइन। इट इज वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह बन जाती हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल सब कुछ बनेंगे। सो अपन इसको यूज करते हैं आर्थोस्कोप्स और यूरेथ्रोस्कोप्स को स्टेराइल करने के लिए। अब डिसइंफेक्टेंट्स को अपन टेस्ट कैसे करेंगे, 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द रिडल वॉकर टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन फिनोल, जो नॉर्मली फिनोल क्लीनिंग करता है या फिनोल की जैसी, रिडल वॉकर टेस्ट में क्या होता है, इसमें जैसे अपन बाकी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं वैसे ही उनको फिनोल है वो हम बहुत इफेक्टिव मानते हैं। तो जो भी नया डिसइंफेक्टेंट अपन यूज करना, उसको उसकी एफिकेसी को अपन फिनोल की एफिकेसी के साथ कंपेयर करेंगे, कितनी अच्छी आ रही है उससे अपन को पता लग जाएगा, एंड देन वी कैन यूज इट और नॉट, उससे डिसाइड करेंगे। सो रिडल वॉकर टेस्ट में सस्पेंशन बनाते हैं ऑर्गेनिज्म की, उनके वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जो अपना फिनोल है, अपन फिनोल कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 लेते हैं। सो जिसकी भी वैल्यू हाई आएगी दैट इज इफेक्टिव, जिसकी कम आएगी अपन वो यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज चिक मार्टिन टेस्ट है। ये भी डिसइंफेक्टेंट फिनोल वाला ही है, बट इसमें साथ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में वो कैसे एक्ट कर रहा है डिसइंफेक्टेंट वो देखते हैं। नेक्स्ट इज कैसलेस टेस्ट। कैसलेस काइस टेस्ट ये अपन यूज करते हैं, रिपीटेडली यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में कैपेसिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स को टेस्ट करने के लिए। इन यूज टेस्ट है, ये अपना यूज होता है स्टैंडर्डाइज ट्रेन ऑफ स्टाफ के लिए यूज होता है, ठीक है। एक बीच में था सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी होते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स कौन से होंगे, जो सरफेस टेंशन के बेसिस पे काम करते हैं, फाइन। दे कैसे काम करेंगे, दे ऑल्टर द सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे, एंड देन उसके बाद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। हर एक को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल भी है उसकी अपनी सरफेस टेंशन होती है, इसीलिए वो अपनी शेप मेंटेन कर पाता है, फाइन। अगर अपन कुछ ऐसे एजेंट्स यूज करें जो सरफेस टेंशन को खराब कर दे तो उसका रोल आ जाएगा इसमें, फाइन। इसको अपन सरफेक्टेंट्स भी बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल, ये 4 तरह के होते हैं, अनायनिक, कटायनिक, एम्फोटेरिक एंड नॉन आयनिक। 4 हिस्सों में अपन डिवाइड कर दिया। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो क्वाटनरी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो अपना 4 एजेस नहीं होते, केमिस्ट्री में पढ़ते होते हैं, 4 उसके वैलेंसीज होंगी जिसके साथ वो बाइंड कर जाएगा NH2 के साथ, तो ये वो वाला है।
फाइन। और इसमें टीगो कंपाउंड्स भी होते हैं। दे एक्ट कहाँ एक्ट करेंगे? सेल मेम्ब्रेन में अपन को पता है ना फॉस्फेट लगा होता है सेल मेम्ब्रेन की लेयर में, तो ये फॉस्फेट वाली लेयर पे एक्ट करेंगे, सेमी परमेबिलिटी की छुट्टी हो जाएगी और एंटी माइक्रोबियल एंड फंगिसाइडल और वेरिसाइडल में इसका रोल आ जाएगा।